विसर्ग संधि की जब परिभाषा करते हैं तो कहता है स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि। क्लियर हो गया विसर्ग संधि? इसके पहले 9th क्लास में भी हम लोग शायद ये पढ़े थे। तो विसर्ग संधि के 3 सूत्र हमें पढ़ना है। पहला पढ़ना है उत्व, पहला पढ़ना है उत्व जो कल पढ़ाए थे, रत्व और विसर्जनीयस्य स। ये 3 सूत्र है, इससे 2 नंबर के मार्क्स है। विसर्जनीयस्य स। अब हम आएंगे तो उत्व के बारे में पहले देखेंगे। विसर्ग में 3 सूत्र, विसर्ग की परिभाषा तो क्लियर कर लिए कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्लियर हो गया? लिख लिया आप लोग। अब आगे आते हैं, देखिए उत्व, और इसका सूत्र होता है, कल बताए थे, हसी च। सूत्र क्या होता है? हसी च। ये नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले और रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, या कोई स्वर रहे, या य, र, ल, व, ह रहे, तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है। और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। ओ हो जाता, ध्यान देंगे, ये सूत्र पहले क्लियर कर लें। क्या कहा? यदि विसर्ग के पहले और रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, या कोई स्वर रहे, या य, र, ल, व, ह रहे, तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। क्लियर? इसका जब हम संक्षिप्त रूप करते हैं तो देख लीजिए यहां पर, ये हो गया विसर्ग। ठीक है? ये कहा कि विसर्ग के पहले और रहे, यही नियम पढ़े अभी, और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, या य, र, ल, व, ह रहे, तो यह विसर्ग ऊ में बदल जाता है। क्लियर? विसर्ग के पहले और रहे और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे, या य, र, ल, व, ह रहे, तो विसर्ग किस में बदल गया? ऊ में। और अपने पूर्ववर्ती यानी विसर्ग के पहले जो आ है उससे मिलता है, तो गुण संधि के अनुसार क्या बनाता है? अ और ओ मिला के, यही है विसर्ग संधि। अब हम कहेंगे आपसे कि मनः जोड़ रमम, ध्यान देंगे पहले
कि विसर्ग के पहले न में अ है और विसर्ग के बाद र है। विसर्ग के बाद तो विसर्ग किस में बदला, और न से अ निकलेगा तो क्या बनेगा ओ, तो क्या बन जाएगा मनो बनेगा ना। अब यदि आपसे कोई कहे मनः जोड़ हरः, क्या बनेगा मनोहरः। यदि आपसे कोई कहे मनः जोड़ रंजनः, क्या बनेगा मनोरंजनः बनेगा। यदि आपसे पुनः कोई कहे कि आप लोग बताइए यशोधरा, बोलिए क्या होगा यशः जोड़। यदि आपसे कोई कहे पयोधरः, क्या होगा पया जोड़। यदि आपसे कोई कहा मनोजः, कल पूछे थे बताइए मनः जोड़ जः। यदि कहे कोई सरोदः, सरह जोड़, ये क्लियर हो गया। बना लेंगे आप लोग, बना लेंगे। तो ये नियम एक बार फिर से ध्यान देंगे। विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण जानते हैं, यानी ग घ ङ ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म, यही तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण। क्लियर हो गया, बना लेंगे। आप आगे बढ़े, अगला सूत्र इसको लिख लीजिएगा, वीडियो देख के लिख लीजिएगा, हम डाल देंगे। अब आते हैं रत्व। रत्व का सूत्र होता है ससस जूसो रूप। ससस जूसो रूप, यही ना पढ़े, बोलो। ये नियम कहता है कि यदि हटा देते हैं विसर्ग के पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे, कोई भी स्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या कोई स्वर रहे तो वह विसर्ग र में बदल जाता है, र में बदल जाता यही है। ठीक है, ये नियम फिर से देख ले। विसर्ग के पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या कोई स्वर रहे तो वह विसर्ग किसमें बदल जाता है, र में बदल जाता है। शॉर्ट नियम कहते हैं, ये हो गया विसर्ग। विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे, कोई भी स्वर रहे
क्लियर? विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर रहे या कोई स्वर रहे, तो यह विसर्ग किसमें बदल गया? यही ना है नियम। फिर से ध्यान देंगे, विसर्ग के पहले अ आ नहीं हो, विसर्ग के पहले अ और आ नहीं, विसर्ग के बाद क्या हो? वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या कोई स्वर रहे, तो विसर्ग किसमें बदल गया? र। जैसे हम कहेंगे निर्जोड़ जन, तो निर्जन बना कैसे? विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है ना? है, बोलो कि नहीं है? तो यह विसर्ग किसमें बदल गया? तो क्या बन गया? निर। यदि हम आपसे कहें कि निर्धना का संधि विच्छेद करें, क्या बनेगा? नि प्लस। यदि आपसे कोई कहे निरूपाय, कल बताए थे, क्या बनेगा? निर्जोड़ उपाय। दूसरा आपसे कोई कहे निर्मक्षितम, क्या बनेगा? निर्जोड़। अगला आपसे कोई कहा निर्बाधम, निर्झर हो जाएगा। ये हमारा दो सूत्र हुआ, उत्व और क्लियर, याद हो जाएगा। यदि कल हम पूछते हैं तो बता देंगे आप लोग, इसको लिख लेंगे आप लोग, ऐसे कल लिखाए भी थे। अब देखिए अगला सूत्र है विसर्जनीयस्य श, यानी विसर्ग के स्थान पर श श स, विसर्ग के स्थान पर स श स, यानी इसको हम कहते हैं तालव्य स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स और इसको कहते हैं दंत स। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसका पहला नियम है, ध्यान देंगे, कि विसर्ग के बाद यदि च या छ रहे, विसर्ग के बाद क्या हो? च या छ हो, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? तालव्य स में बदल जाएगा। पहला नियम क्लियर। जैसे हम कहेंगे कह जोड़ शन, क्या बन जाएगा? कश्चन। अब यदि आपसे कोई कहे कह जोड़ चित्त, क्या बन जाएगा? अब दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि ट या ठ हो तो यह विसर्ग किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स। क्या विसर्ग किसमें बदला? तो हम कहते हैं धनु जोड़ टंकार, तो क्या बनेगा? धनुष। क्लियर। तीसरा नियम कहता है विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो यह विसर्ग किसमें बदलेगा? दंत स। किसमें बदलेगा? दंत स। अब हम कहेंगे इतः जोड़
ततः, क्या बनेगा? इतस। तो हम आपसे कहें ततः जोड़ ततः, क्या बनेगा? क्या बनेगा? यदि हम आपसे कहें सीवह जोड़ तथा, क्या बनेगा? क्लियर हो गया? तो विसर्जनीय से सह में पढ़े हम लोग, यही इतना 3 ही सूत्र है, क्या और कोई है? नहीं ना। तो ये पढ़े कि विसर्ग के बाद यदि च हो तो तालव्य स, विसर्ग के बाद ट हो तो मूर्धन्य स, विसर्ग के बाद त या थ हो तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्लियर हो गया? तो ये हमारा सूत्र इतना ही था, इसे हम लोग इतना ही पढ़े।